नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत की धरती पर। सोनीपत लोकसभा सीट की बात हो रही है। हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े घटनाक्रम घट रहे हैं, लेकिन सोनीपत में क्या हुआ यह भी तो पूछना चाहिए। सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास गौरवमयी है। स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है, गोल्डन सिटी। लेकिन क्या सोने की तरह सोनीपत चमका है, या फिर जो भरोसा लोगों ने जताया उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया गया है? विश्वास जिसने किया विश्वासघात हुआ, या फिर जो वायदे दावे किए गए थे धरातल पर दिखाई दिए? आज यही जानने के लिए सोनीपत की जनता के बीच हम मौजूद हैं और तीखे सवाल होंगे सभी पार्टियों के नेताओं से। जिम्मेदारी विपक्ष की भी थी, सत्ता पक्ष की तो ज्यादा थी, क्योंकि सराखों पर जनता ने बिठाया था। लेकिन क्या जो भरोसा किया गया था, क्या जो पूरी तरह से भरोसा जताने की कोशिश की गई थी, या फिर जो कोशिश बीजेपी ने की है कि वो काम करे, विकास के जो दावे किए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है? ये सब कुछ जानने के लिए हम मौजूद हैं सोनीपत की धरती। इतिहास याद कीजिए, ताऊ देवीलाल को जिताया तो हराया भी। याद कीजिए, भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता को भी यहां पर शिकस्त खानी पड़ी है। याद कीजिए कि यहां पर निर्दलीय अगर कोई लड़ा है तो उसको भी इज्जत बख्शी है, लेकिन साथ ही सबक भी इसी जनता ने दिखाया है और सिखाया भी है। इसलिए आज ये जनता मुद्दों पर बात करेगी। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले यहां की जनता को आप देखिए, अपने लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यहां के लोग आज अपनी बातों को रखेंगे। और अभी लगातार खबरें अभी तक भी हरियाणा की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम देख रहे हैं। लेकिन आज बात सोनीपत लोकसभा सीट पर जींद की भी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट का जो हिस्सा है वो जींद में भी आता है, बड़ी बड़ी विधानसभा। लेकिन साथ ही वहां के लोग क्या सोचते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। यहां से उम्मीदवार है सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से कौशिक साहब, जिनको आप कहते हैं मोहनलाल बड़ोली भी। बड़ोली उनका गांव और राय से विधायक, लेकिन सांसद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे। और कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कहा जाता है कि समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वक्त बताएगा। इनेलो ने भी एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जेजेपी की तरफ से अभी आना बाकी है। चौंकाने वाली बात आने वाले वक्त में सामने आएगी, नहीं देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी जो कि समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन क्या यहां से कामयाबी हाथ लगी? आइए तारुफ करवाता हूं यहां पर जो मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। इनेलो की तरफ से हैं कुणाल गहलावत साहब, स्वागत है आपका। जेजेपी की तरफ से भूपेंद्र मलिक साहब, और अंत में आम आदमी पार्टी की तरफ से देवेंद्र गौतम साहब भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सीधे सवाल दागते हैं सत्ता से। बताइए साहब, सोनीपत के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं? सोनीपत दिल्ली से सटा, राजधानी दूर नहीं है, सपने बड़े बड़े हैं, जो प्रेशर है वो बन रहा है सोनीपत पर हर तरह से। लेकिन क्यों जो विकास का प्रेशर जनता ने बनाया है उसमें आप कामयाब हुए? बताने के लिए सब कुछ। देखिए, निश्चित रूप से आप ये देखिए, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके, आज कमल का फूल दे करके जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। आप दिल्ली से शुरू होते हैं, दिल्ली बॉर्डर जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि आप जो है सिंगापुर या गुड़गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। और जो डेवलपमेंट्स की बात करते हुए हम लोगों ने जो है सोनीपत के अंदर पिछले 10 साल में बड़ी के अंदर जो हम लोग रेल कोच फैक्ट्री लेकर के आए, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने खरखोदा के अंदर आईएमटी डेवलप करा, आईएमटी के साथ साथ मारुति हम लोग लेकर के यहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो उसको लेकर के जो है हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम करने का काम किया। ग्राउंड लेवल पर काम किया है कांग्रेस पार्टी के पास बताने के लिए क्या है? क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी यह बनती थी कि जो काम नहीं किए गए हैं वो दबाव बनाया जाए। बीजेपी कह रही है कि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, लोग खुश हैं। आज कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अब की बार घड़ा पाप का भर चुका है, राजा पूरा डरा हुआ है। और अब की बार जनता वोट की चोट से इनको जो 400 पार की बात कर रहे हैं, इनको हिंदुस्तान से पार करने का 400 पार का जो नारा है उसका प्रचार आप ही कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा। और अब प्रधानमंत्री प्रचार कर, अब प्रधानमंत्री 400 पार का नारा नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतने डर चुके हैं ना। वो महंगाई पे बात करते, महंगाई पे प्रधानमंत्री जी हर सभा में महंगाई में एम शब्द मैं बोलना नहीं आता उनको, वो इतने डरे हुए हैं। वो बात करते हैं कि उसने चिकन खाया, उसके मंगलसूत्र। अरे भाई, कोई पूछने वाला गरीब की थाली में क्या दिया? सिलेंडर। आपके नेता नहीं बात करते ऐसे? हमारे जो नेता हैं वो तो जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, यहां से आप मान करके चलना, हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ के एजुकेशन में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1, आपके किसानों को जो आमदनी की बात थी उसमें नंबर 1 था। 16,000 करोड़ का कर्जा माफ किसने किया था? तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा नंबर 1 था। अपराध मुक्त नंबर 1 था।
किसानों की आय दुगना करने में नंबर 1 था। लेकिन अब जो एक सत्यानाश और बेड़ा गर्क करने का काम किया है, चाहे वो पहले मनोहर लाल खट्टर जी हो और अब एक डम्मी कैंडिडेट जो बिठाया गया है सैनी साहब, ये इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। रही बात यहाँ के उम्मीदवार की, उससे कोई मैं पूछना चाहता हूं, आज खबरें अभी तक के लाइव के माध्यम से, कि वो जो 5 साल यहाँ के राई के एमएलए रहे, एक बार भी इन्होंने अगर कोई एक क्वेश्चन, एक विधानसभा में सवाल अगर राई विधानसभा के लिए उठाया हो, तो मैं अभी के अभी उनको आमने सामने डिबेट के लिए तैयार हूं। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक कमजोर एमएलए पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में, उसका नाम हमने तो सवाल पूछा था और इसी पार्क में पूछा था, यहीं पर सवाल अभी तक कार्यक्रम किया था, यहां हमने सवाल दागे थे उनसे और उन्होंने जवाब भी दिए थे। खैर, इसका मैं जवाब आपसे लूंगा सर। आम आदमी पार्टी जो कि हमेशा आंकड़ों पर बात करती है और मैं देख रहा हूं बहुत कुछ लेकर आप आए हैं, विपक्ष में आप हरियाणा में हैं, आपने समर्थन दे दिया कांग्रेस पार्टी को। सबसे पहले तो यह बताइए क्या सोच आपकी थी, उसके बाद यह बताइए कि जो बीजेपी कह रही है कि सोनीपत के बारे न्यारे कर दिए, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सभी आपके दर्शकों को, आपको मेरी सबसे पहले राम राम। जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है, उसके पीछे की सोच है संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। जो संवैधानिक एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा किसा हुआ है इसे एक तानाशाह ने, उनको बचाने की, उस लड़ाई को लेकर के पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, उसको लेकर के हम आगे जा रहे हैं। अब रही बात, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही हम दिल्ली से सोनीपत के अंदर एंट्री करते हैं तो सिंगापुर जैसे रोड दिखाई देते हैं। नो डाउट, मैं मानता हूं 10 से 12 हाईवे बड़े हैं, लेकिन उन रोडों का क्या, जिससे जनता, जब इन्होंने किसान आंदोलन के चलते वो बंद हुए थे, तो उन रोड जो टूटे हुए रोड थे उनका क्या, जो बाबर आजम के जमाने की याद दिलाते हैं, उन रोडों का क्या कि पंजाब से किसान चलाता, उसको रोकने के लिए यहां तक किसान भी नहीं पहुंचा था और यहां के जो बॉर्डर को भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया था। और कमल जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो फिर भी चहलकदमी रहती है, वहां पर जो सैनिक है वो इधर से उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर को, सिंगू बॉर्डर को ऐसा बना दिया था जहां पर आवागमन ही बंद कर दिया गया, जैसे दिल्ली अलग देश है और सोनीपत अलग देश है। ये बात, डिमांड तो मान ली थी ना उन्होंने, कौन सी डिमांड मांग ली थी? इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। 750 किसानों ने शहादत दी थी, लेकिन आज तक एक खेत प्रस्ताव पास करने लायक ये नहीं हुए हैं कि एक विधानसभा के अंदर खेत प्रस्ताव ला सके। अरे रोडों को उखाड़ उखाड़ के खाएगा क्या युवा? अरे बेरोजगार 3 लाख जो वहां पे कर्मचारी थे, जो 5000 उद्योगपतियों के पास काम करते थे, वो पलायन करने में मजबूर हुए हैं इनकी वजह से। किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया, उस पर मैं आऊंगा, मुद्दों की बात करने के लिए। जेडीपी अपनी तरफ से क्या सोच रही है? गठबंधन में आप थे लेकिन अलग हो गए, अब रहा मुश्किल आसान कितनी राजनीतिक तौर पर लग रही है? अब तो झटके पर झटके जेडीपी को लग रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रही है। सोनीपत में क्या उम्मीद है, कौन उम्मीदवार? देखिए, सोनीपत से पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा वो जीत के जाएगा। यहाँ से किसान कमेटी, नाम तो आ जाए पहले, चलो आ जाएगा, आजकल में जो भी आएगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और ये जो एक तरफ जो मोहनलाल जी हैं, पंडित शर्मा जी, एक तरफ पंडित सतपाल जी हैं, ये एक तो जमुना पार से आया है, एक गंगा पार से आ गया। यहाँ किसान कमेरे की आवाज को दोनों पार्टियों ने धकेलने का काम किया है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर किसान कमेरे की वोट सोनीपत के अंदर है या फिर बागपत में है। तो यहीं से जो किसान प्रतिनिधि जाते थे, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी मुख्तार सिंह मलिक, चौधरी धर्मपाल मलिक, भाई जितेंद्र मलिक, चौधरी किशन सिंह सांगवान, कपिल देव शास्त्री जी, जितने भी आज तक यहाँ से किसान वर्ग की आवाज और कमेरे की आवाज जो संसद में जाती थी, सोनीपत से जाती थी, आज कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने फिक्सिंग करके किसान कमेरे की आवाज को दबाने का काम किया है। फिक्सिंग की है कांग्रेस के नेताओं की और बीजेपी के और आप किसके साथ थे अभी? अरे हम तो सरकार में साथ थे, आप इनके साथ नहीं थे? बीजेपी के साथ गठबंधन? सरकार में थे, गठबंधन। कैसी बात कर? अरे कैसी बात करते हो, जो हमारे काम देखे। बीजेपी के साथ थे कि नहीं थे? अरे बीजेपी के साथ नहीं, हम हरियाणा सरकार में साथी थे। बीजेपी के साथ नहीं चला रहे, जो हमारे पास सरकार किसके साथ चला रहे थे? अरे इन पे एहसास छीन रखा था जन्म। सरकार किसके साथ चला रहे थे? हरियाणा सरकार किससे बनती है? पार्टी समर्थन देती है, जेजेपी ने दिया, सरकार बनाई, किसके साथ बनाई ये तो बताइए। अरे हम तो हरियाणा वर्ग, अरे सर बता तो दीजिए किसके साथ थी? अरे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के साथ थी ना। हाँ, सरकार। वो दोनों कैसे मिल गए? उनका समर्थन हो गया, सरकार तो अकेले चला रहे। इनकी तो पहले भी बड़ी बुरी कैसे लगने लग गई बीजेपी पार्टी?
अरे बुरी की बात नहीं, पार्टी हमने कभी, हम तो हरियाणा सरकार में साथी थे और जो भी हमारे विभाग थे उनके काम देखिए, आज किसान की दुर्दशा देखिए, 48 से 72 घंटे में किसान की फसल का पैसा आता था, आज एक महीना। आऊंगा एक रिएक्शन में इनेलो से ले लेता हूं। इनेलो पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन यहां से अगर इतिहास को खंगाला जाए तो आपके लिए गुंजाइश है। अब रणनीति क्या है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतने विरोधी बड़े हैं, जेजेपी जो समर्थन दे रही थी बीजेपी को हरियाणा सरकार में शामिल होकर, वो अलग हो गई है, वो भी चुनौती अलग से पेश करेगी। क्या लगता है आपको सोनीपत के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बात सुनी थी, एक दुआ सुना था, सोचो एक खाकर बिल्ली हज को चले। जो भाई बीजेपी की गोद में बैठे थे, जो मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी का जो प्रेम था, जो वो कहते थे कि ये किसान आंदोलन बीमारी है, ये किसानों को जिसमें से बीमारी बताते थे, और वो जिनके पार्टी के अध्यक्ष। एक मिनट इतना गुस्सा क्यों? झूठ बोल रहे हैं, ये कभी नहीं कहा ऐसा। हमने तो सरकार में शामिल होकर के काम करे, विकास कार्य करवाए हैं, और जो 5 साल में हमारे लीडर की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। अगर प्रलाप की ये खाम खाई अजय सरकार ने कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि किसान आंदोलन बीमारी है। ठीक है, कुछ कह रहे कही थी, कोई बात नहीं, उस पर हम जाते नहीं है, लेकिन किसानों का मुद्दा आपने उठाया, बहुत संक्षेप में बताइए, किसानों के लिए आपने विपक्ष में रहते हुए क्या किया? बिल्कुल, एक बात और कहूंगा, इन्होंने ये भी कही थी कि ये किसान आंदोलन कभी वापस नहीं होते। ये हरियाणा की और सोनीपत की धरती है, यहाँ हमने बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को भी झुकाने का काम किया उस किसान आंदोलन पर, और जो 850 किसानों ने शहादत दी थी, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब बीजेपी सरकार हरियाणा और पूरे देश से चली जाएगी। और जहां तक बात आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कर रहे हो कि किसानों ने क्या किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, जब किसानों का आंदोलन कमजोर हो रहा था, उस टाइम केवल इतनी बड़ी कितने सांसद है, कितने विधायक हमारे देश के अंदर है, केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों के लिए, किसानों के आंदोलन को तेज करने के लिए अपना इस्तीफा देकर किसानों की बात को और मजबूत करने का काम। सोनीपत की जो धरती है वो किसानी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ किसान है, ग्रामीण अंचल के लोग बहुत मेहनत करते हैं, पेट भरते हैं हरियाणा का, देश का, इसलिए किसानों की बात अगर शुरू हो गई है तो आम लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप सर कुछ कह रहे थे, सबसे पहले किसानों की बात कर लेंगे। बीजेपी खत्म हो जाती, जेजेपी पार्टी ने उनको सांस दिए थे और उन्होंने कसम की। भाई साहब कांग्रेस ही झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा का विकास के साथ देने का काम किया, हरियाणा विकास किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत ने सिर्फ हरियाणा के विकास की काम की सोची और जनता के विकास की काम की सोची है। आपने जेजेपी का टाइम देखा, 2 घंटे में फसल का किसान अपने घर आ जा रहा था। मैं खुद किसान हूँ, किसान का लड़का हूँ। आज ये हालत हो रही है, तड़के लेकर जाऊँ ना तो तीसरे दिन अपने घर आना पड़ रहा है। ठीक है, दिक्कत हुई। हाँ, अब ये दिक्कत हुई है, ठीक है ना। और कांग्रेस की बात कह रहे हो, ऐसे पकड़ेंगे, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके। हाँ बोलिए। कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, 2004 से 14 तक, ऊपर भी सरकार थी और हरियाणा में भी सरकार थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के आगे टेबल होगी थी 2004 पे। मेरा सवाल कांग्रेस से सिर्फ ये है कि 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी बार सिफारिश करी, और करी तो फिर उनकी सुनी नहीं गई। ठीक है, किसानों की बात। अभी किसानों की बात हो रही है, हमारे प्रवक्ता ने बोला कि जो किसान है वो उसको वोट टिकट नहीं देंगे। क्या ब्राह्मण किसान नहीं होता? दूसरी बात, किसान के मेरा वर्ग में सारे वर्ग आते हैं। दूसरी बात, सबके नाम अब मलिकों के सबके नाम ले दिया आपने, बाकी सागवान तो बीजेपी से जीता था। दूसरी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हरियाणा से सोनीपत से इतना सौतेला व्यवहार क्यों होता है? जब हमारी सरकार में 10 साल हुड्डा की सरकार रही, तब सोनीपत छोटा भाई के आगे लूटते रहे, ये फिर बाहर का कैंडिडेट भेज दिया, पिछली बार हुड्डा खुद आ गया। अरे भाई, कांग्रेस से सवाल, आप कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का? यस, सवाल करूं, ऐसा क्या हुआ कि इंडी गठबंधन जो है बनाना पड़ा? इनको अपनी सत्ता खोने का डर है, एक आदमी से डर लग रहा है। कांग्रेस से क्या, सब इंडी गठबंधन से सवाल है कि ऐसा कौन सा डर है जो मोदी से लग रहा है इनको? सीधा सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं लोगों के पास आऊंगा, सबके पास हाथ खड़े कीजिएगा। एक सवाल और ले लेता हूं, बताइए। कांग्रेस सरकार ने तो इतना किया है, ये 100 जन्मों में नहीं कर सकते। खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये कहते तो है, ये कहते भी नहीं।
और हुड्डा साहब के समय आए में जो है ना बहस आपस में बहस था हुड्डा साहब में, और जब खिलाड़ियों की माँ बहनों की वे 2-2 रुपए के चेक आ करते किसाना के 9-9 रुपए के वे कुकर भूल गए कांग्रेसी। दारू के ठेके बंद करवाते, गाड़ गाड़ में ठेके खिलवा दिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले सवाल मैं पूछ लेता हूं, एक एक करके सवाल, एक एक करके आपके सवाल है, जवाब सुन लीजिए। पूरा हरियाणा सुन रहा है, देश सुन रहा है, आप भी सुन लीजिए। अब आपसे पहले ये बताइए, भाई साहब का सवाल था, ऐसे क्या मजबूरी पड़ गई कि इंडी गठबंधन बना दिया? संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, क्या हो गया? लोकतंत्र तरीके से सभी तो बात कर रहे हैं, किसी को जेल में थोड़ी डाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके डाला गया, उससे दिक्कत? देखिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और आप मान के चलना ईडी, सेबी और आईबीजी साहब से पीछे। ये जो संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र, आम आदमी पार्टी के नेता जब जेल में चले गए तभी याद आया कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, या संविधान बचाना? नहीं नहीं, वो तो शुरू से ही एक कवायद चली हुई थी, शुरू से ही। पहले एनडीए, ये भी तो इकट्ठे हुए हैं, बीजेपी कौन सा अकेली है, ये भी तो गठबंधन करके चल रहे हैं। दूसरा, उस भाई का सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी गांगुली गांव से है, यहीं पैदा हुए और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस हल्के की सेवा करेंगे। आपका कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर बाहर का हो सकता है, वो है झज्जर का और इलेक्शन लड़ता है करनाल से। आप अपने गिरेबान में जाके, बीजेपी वाले हमेशा झूठ की राजनीति, और वो अब दिन लग चुके हैं, अब इनको बाहर। एक सवाल और भी था, मैं हर किसी के सवाल ले रहा हूं। एमएसपी का सवाल था, आप घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, इतने सालों बाद याद आ गया? विपक्ष में आते ही आपको याद आ गया? सत्ता में थे तब भी तो बात थी ना। वो पूछ रहे हैं, और पढ़े लिखे यहाँ युवा पूछ रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कहावत बनी थी, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। सब एमएसपी की बात कीजिए, जहाज छोड़िए, आज जहाज में जा सकते हैं? यहाँ पर कोई बैठे जहाज में जा सकते हैं क्या? जीरी छोड़िए, वो खुद नहीं जा सकते। सबसे महंगी जीरी, सबसे महंगी एमएसपी पहले भी थी। एमएसपी गारंटी कानून, उस पर क्या पहली बार चर्चा हुई है? इसी पार्टी के दौरान हुई है। पहले भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास जिम्मेदारी थी, यूपी की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, बहुमत भी था, उसके बाद समर्थन लिया, तब भी आपकी सरकार 2009 में बनी, 2014 तक सोचते रहे। इतने समय चाहिए आपको? हुड्डा साहब के टाइम में हर किसान खुशहाल था, प्रदेश नंबर 1 था, और उसके बाद अब एमएसपी की बात करो, हरियाणा बिल्कुल सबसे। ठीक है, जवाब नहीं है। अब आप बताइए एमएसपी, मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा, युवाओं की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा, बड़ा मुद्दा है, लेकिन एमएसपी पर, एमएसपी गारंटी कानून में दिक्कत क्या है? यहां किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, सोनीपत लोकसभा सीट पर सभी किसान खुश हो जाएंगे, सारी परेशानी दूर, फिर तो विपक्ष को मुद्दा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने तो घोषणा पत्र में कह दिया, आप भी बोल दीजिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है, केवल शोर मचाने के अलावा। जैसे मेरे मित्र ने बताया कि आज इन लोगों को केवल एक ही टारगेट है, इनको समस्या है नरेंद्र मोदी से, कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास विपक्ष नहीं है। और आप ये देखिए, मुझे लगता है कि ये गठबंधन ना होकर के ठग बंधन है, कि सारे ठग जो है एक साथ इकट्ठे होकर के जो है एक प्लेटफॉर्म पे आप ये ठग है, ये दोनों ठग आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके सामने है। आप ये देखिए, जितने भी लोग खड़े हैं अलायंस के अंदर, जितने भी लोग। आऊंगा अंकल जी, आऊंगा, एक बार तस्वीर दिखाइए, आपकी तस्वीर को मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद आपकी बात भी पहुंचाऊंगा, ठीक है? चलिए, बोल दीजिए। हाँ जी। सबसे झूठा आदमी वर्ल्ड का, सबसे झूठा आदमी मोदी है। 15 लाख खाते में आएंगे, कहां 15 लाख? सबसे पहली झूठ बोली मोदी ने 15 लाख। अब आप पर ये 15 लाख रुपए की बहुत बात होती है। मैं गांव में चले जाऊं, शहर में चले जाऊं, कस्बे में चले जाऊं, 15 लाख रुपए जुमला था क्या? देखिए, 15 लाख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले सबको बोला था कि इतना काला धन है कि प्रत्येक व्यक्ति, जितनी आबादी थी, कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है। कान पकड़ने का, इधर से जेब से पैसा निकालो, इधर डालो, ये बात एक ही है। जो काला धन था, कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक जो है 60 साल तक जो उन्होंने राज किया, जो काला धन दबा करके रखा था स्विस बैंक में और जगहों पर, वो 15 लाख रुपए की बात जो हमारे देश के एक रिएक्शन में लेता हूं, उसके बाद आऊंगा मैं सबके पास। अपनी बात रखिएगा अपने पास, आऊंगा मैं जरूर। ठग बंधन कह रहे हैं, दोनों को ठग बंधन के तहत आने वाले नेता, यहां पर बात रखने वाले नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ठग बंधन कह रहे हैं, डरा हुआ कह रहे हैं। इस देश का सबसे निर्लज, कायर और डरा हुआ प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस नरेंद्र मोदी ने पठानकोट हमले की जांच भी आईएसआई को बुला के कराने का काम किया था। आज तक जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे वो सेरेमनी हुई, आज तक देश के प्रधानमंत्री की जब वो सेरेमनी हुई तो पाकिस्तान से कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बुलाया गया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। ये बात करते डरा हुआ, अरे डरा हुआ तो नरेंद्र मोदी है कि उसके घर के अंदर घुस करके क्या कहते हैं कि जब जवान हमला करते हैं विरोधियों पर, आतंकवादियों पर,
पाकिस्तान के वहां ठिकाने जो आतंकवादियों को उनको ध्वस्त करते हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा देते हैं। ये भी तो वो कहते हैं। सवाल नेताओं के ऊपर है, सवाल अपनी सेना के ऊपर नहीं उठाते हैं, जो बार बार ये सेना के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, अरे एक्सपोर्ट बीफ एक्सपोर्ट कंपनी होते हैं, चंदा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर बिल्कुल उजागर हुआ है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं, एसडी देवगौड़ा का पोता है प्रज्वल अवन्ना, जो कि सैकड़ों युवतियों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की सीढ़ियां उजागर हुई है, वहां जाकर के उसके लिए वोट मांगने की अपील कर रहा हूं। ठीक है, अब जेजेपी की बात करता हूं। जेजेपी पर सवाल यह उठता है कि आपने कहा कि हम जब तक थे तब तक तो सही था हरियाणा सरकार में, आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। वहां साहब भी एक आपकी पार्टी के समर्थन में बात कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? और अब इनके खिलाफ चुनावी मैदान में कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कहते हैं आपके विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं ये तो अंदर खाते मैच फिक्स है, वोट काटू काम करने वाले उम्मीदवार जेजेपी के। ये तो आपको अभी साबित हो गया, करनाल में मनोहर लाल के सामने कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछाने का काम किया है। कैसे ऐसे अनजान ने उस जान का युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के, जानता भी नहीं उसको। हम गुहाने में नहीं जानते, मैं गुहाना का हूँ, आज तक नहीं जानते हम उसने। तो बात छोड़ लो, सुनो, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस सांपनाथ, बीजेपी नागनाथ। और आज महसूस कर रहा है। नागनाथ कौन है? बीजेपी। तो इसके किनके साथ थे आप क्या थे फिर? अरे आप सरकार के साथ थे, इनके साथ नहीं। वही तो पूछ रहा, हमने तो काम करके दिखाया है। ये 4.5 साल तक तो चंगा था सब। अरे हमारे काम तो देखिए। अब आप उनको ही नंगा करने की सोच रहे हैं, ऐसा कैसे? सांप से काम लेने का हुनर हमारे युवा नेता में है। समय का सदुपयोग किया, नागनाथ को बांध कर रखा कील के। इतने नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं जांच बिठा दूंगा। नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं शिकायत आती जांच बिठा दूंगा। हमारे नेता इन जांच वाचों से नहीं डरते। जेलों में तो जा चुके हैं अजय चौटाला साहब। आज जेलों में आना जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे ना चले जाए ऐसा हम तो उम्मीद करते हैं। केजरीवाल डरता हुआ जेल में। केजरीवाल ठीक है। इनेलो पार्टी क्या सोच रही है? यहां पर भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, करप्शन की बात करूं, नगर निगम की बात करूं, जींद की मैं बाद में बात करूं क्योंकि उसका क्षेत्र भी इस लोकसभा सीट पर आता है। लेकिन करप्शन के मामले में, युवाओं के मामले में, रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में क्या कहना है? देखिए कमल जी, हमारे पीछे नगर निगम का कार्यालय है। हमारे जितनी भी जनता है ये बता सकती है, अगर हम अपनी कमेटी में, नगर निगम में कोई भी छोटा सा काम करवाने जाते हैं, अपने जो हमारा टैक्स होता है घरों का, उसमें कोई करेक्शन करवाने जाते हैं, बिना पैसे बिल्कुल काम नहीं होता। चाहे कोई बीजेपी का भी कार्यकर्ता है, अपने नेता का फोन करवा के जाता है तो भी पैसे लगते हैं। आज तहसील के अंदर जो पहले 150 रुपये रिश्वत होती थी रजिस्ट्री की कॉलोनियों में, आज 800 रुपये रजिस्ट्री के लिए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस सरकार में जो रेट था उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी। जो विरोधी तो ये कहते हैं कि आपके समय में भी नौकरियों को लेकर भी बोलियां लगती थी, पैसे देने पड़ते थे, तब नौकरी लगती थी। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा के बच्चे, बिल्कुल कह रहे हैं, होता था क्या? नहीं, हरियाणा के बच्चे नौकरी लगते थे। आज बीजेपी की सरकार थी, इनके ठगबंधन की सरकार थी। गुजरात के बच्चे एसडीओ की भर्ती निकाल लो, कोई भी भर्ती निकाल लो। हरियाणा के अंदर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के अंदर सीएम थे तो हरियाणा के धरातल के गांव के बच्चे लगते थे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं करके आते थे। आज इनकी बीजेपी की सरकार ने एक और युवाओं को ठगने का काम किया, इन्होंने परसेंटेज लगा दी। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसके माँ बाप मजदूर हैं, उसकी 90% परसेंटेज नहीं आएगी। परसेंटेज आएगी तो केवल पॉइंट भी रखिएगा। मैं जनता के बीच जाता हूं, महिला शक्ति यहां पर बैठी है, एक एक करके मैं सबकी बात जानना चाहता हूं। महिलाओं का मुद्दा है, महिला वर्ग के बारे में कोई सोच रहा है क्या किसी पार्टी का नेता? सिर्फ जेजेपी ने सोचा है। 50% पंचायती राज में, 33% राशन डिपो में। युवाओं के लिए सोचा तो वो भी जेजेपी ने सोचा। 75% प्राइवेट सेक्टर में जो दिया वो हमारे नेता ने दिया, और आज भी केस लड़ रहे हैं। सिर्फ जेजेपी नहीं सोचा है जी। 50% तो पंचायत में दिया, 33% डिपो में दिया, और आगे भी महिलाओं के लिए बिल्कुल हमारे नेता की बिल्कुल। कमल जी, अगर महिलाओं के लिए और आम जन आदमी के लिए सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। आपको ये बता रहे हैं, बार बार एक एजेंडा पकड़ लिया कि एक गंगा से आ गया, गंगा से आया हुआ है। गंगा में लोग जब नहाने जाते हैं तो गंगा में क्यों मत्था टेकने जाते हैं, क्यों नहाते हैं? ये अपने पाप धोने जाते हैं उस गंगा में। कौन? सतपाल महाराज की गंगा में ये जेजेपी बीजेपी उड़े पाप धोने जाते हैं। हाँ, और हम तले हुए हैं, सतपाल महाराज भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ठीक है, आपने अपनी पार्टी के बात जी बताइए अंकल जी। ये एमएसपी की जो बात कर रहे थे, इनको यही नहीं पता न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। मैं आढ़ती भी हूँ और किसान भी हूँ, आई बात समझ में, और सामाजिक आदमी हूँ।
4 तारीख को जिन लोगों ने गेहूं घेरा था, डीएफएससी खरीद है जो दुष्यंत चौटाला के पास महकमा था, अब से पहले 72 घंटे में पैसा आ जाया करता, आज तक पैसा किसान के खाते में नहीं आया। ये दिस इज प्रैक्टिकल बात। ये पॉइंट मैंने रखा है, ये पॉइंट जी। नरेंद्र मोदी ने कहा अम्मा गंगा ने मुझे बुलाया है, ये भी हमारे यहाँ गंगा मत आ गया बोला इनके से गया। बीजेपी और जेजेपी दोनों 4.5 साल तक ये माड़े लूट कर खा गया। ये वो उसने मुंडा बताओ, उसने मुंडा हरियाणा का नाश कर दिया, युवा का खा गए, किसान का खा गए, मजदूर का खा गए, कभी नाश कर दिया हरियाणा का। एक और सवाल रखिएगा सीधा। भाई साहब ये बताओ, सोनीपत में विधायक कौन है कांग्रेस का, मेयर कौन है कांग्रेस का, पार्षद काफी कांग्रेस के है, तो ये बताओ कांग्रेस ने आज सोनीपत में विकास कितना करे? सांसद तो बीजेपी का, मगर कांग्रेस ने कितना विकास करा सोनीपत के अंदर? तो सांसद की चुनाव की बात है। भाई साहब निगम में भ्रष्टाचार जो है ना, वो जो है वो बीजेपी की देन है, हाँ कांग्रेस की किसी की भी नहीं। दुष्यंत ने 75% रोजगार युवाओं को दिया, 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, 33% दिया, और महिलाओं के लिए इतना काम किया और युवा के लिए इतना काम किया, ये तो बकवास। ये बताओ आप, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, भाई ये बंद कमरे में मतलब सब कुछ कैसे कर रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या कर दिया बीजेपी ने? अब इनकी वीडियो आ रही है, अब आप देख रहे हो बार बार। और सवाल जी बताइए। भाई मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता से है कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ ब्रीफकेस भरा, ब्रीफकेस में जो सबूत थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ है? बताइए भाई साहब, बताइए मुद्दे क्या? पिछली बार हुड्डा को 1.5 लाख वोटों से हरा के भेजा, अब की बार 5 लाख वोटों से हरा के बेचेंगे। जी बताइए, खुल के बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि ये इतने काम करने वाले थे तो कोई ये ऐसे कह सकते जैसे अरविंद केजरीवाल कहता है मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना है, अन्यथा मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा वर्ग नहीं पीटा? किसान इन्होंने पीटे, मनरेगा के मजदूर इन्होंने पीटे, पटवारी इन्होंने पीटे, क्लर्क इन्होंने पीटे। एक बार ये बताएं कौन सा पक्ष इन्होंने नहीं पीटा? मेरा सवाल मलिक साहब से है। देखिए मलिक साहब कितनी बेशर्मी से अपने नेता के लिए ये कह रहे हैं कि उनका तो जेल में आना जाना लगा ही रहता है। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि एक मंच पे नेता के लिए ये कह रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो 19 में इन्होंने नारा दिया था 75 पार का, फिर उन्हीं की गोद में बैठने की मजबूरी क्या हो? ठीक है, जल्दी सवाल, सीधा सवाल, समय की कमी। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि पहले तो शीला दीक्षित का विरोध करते रह गए, अब ये कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बार बार लोग पूछ रहे हैं गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने हालांकि सवाल पूछा था, लेकिन लोगों के बीच में यह बात है कि ऐसा क्या हुआ कि अब केंद्र में सत्ता लाने के लिए आप उस पार्टी के साथ आ गए, विचारधारा से समझौता कर लिया, आपने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, दिल्ली में बैठकर भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था दिल्ली में, लोग वहां पहुंचे दूर दराज से, आज वो पार्टी कैसे अच्छी लगने लगी? यही तो सवाल बड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। वो शिक्षा की बात इस हिसाब से तो बीजेपी के साथ भी कभी आ जाएंगे आप, फिर तो बीजेपी के साथ भी सेटिंग हो जाएगी फिर आने वाले वक्त में। ये भी मानकर चले, लोकतंत्र अगर यहां से खतरे में आ गया कल को कांग्रेस से, फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, अभी मैं पहले उस भाई की बात का जवाब दे दूं जिन्होंने शीला दीक्षित जी का बात उठाया। 2013 के अंदर हमारी सरकार सत्ता के अंदर आई, 49 दिनों की सरकार हमने चलाई। उस 49 दिन के अंदर जो सरकार हमने चलाई, हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास था, जिसके अंदर जिन 2 पूंजीपतियों का दलाल बनकर आज मोदी घूम रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करा था। लेकिन उसके बाद शीला दीक्षित का नहीं, शीला दीक्षित जो ठगबंधन है, ठगबंधन से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इतना भ्रष्टाचार किया 2004 से लेके और 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस ने किया, आम आदमी के सीएम सांसद सब कुछ जेल में पड़े हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। जी बीजेपी पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। कैसे? जितना बढ़िया नरेंद्र मोदी है ना, जितना विकास नरेंद्र मोदी। और कौन सा विकास कर दिया? रोड बनवा दिए, सोनीपत का शीर्ष पार्टी बना दी, जनता का विकास। बीजेपी जेजेपी सरकार का जो गठबंधन हुआ उसके अंदर रोज अखबार पढ़ के आज भी देखिए, और पिछले 4.5 साल का जो गठबंधन रहा, नफे सिंह राठी जी को गोली मारी गई, रोज नेताओं के मर्डर हो रहे हैं। सिर्फ इनकी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल के अंदर सारे के सारे बदमाशों को
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चेतावनी दे दी थी, या तो हरियाणा को छोड़ दो, नहीं तो नायब सिंह सैनी साहब भी कह रहे हैं मंच से अब कहां छोड़े गए? अभी तो आए। नफे सिंह राठी जी के गुनेगार आज भी क्राइम का बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। पूछ तो लिया बाबूजी, प्लीज मत कीजिए, आपके लिए तो आया हूं मैं। सभी के मुद्दे जानने के बाद सबसे बेस्ट नरेंद्र मोदी ही है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बहुत बड़ी बात, ये बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी इतने बढ़िया हैं, पहली बात तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, अपने मंगलसूत्र ने तो छोड़ दिया, दूसरों की क्या बात करेगा वो? मणिपुर में बेटियों के साथ कांड हुआ है तो भाजपा सरकार ने क्यों नहीं उनकी मदद की? तो अब महिलाओं का मुद्दा उठा रही है और यहां पर क्राइम बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। एक बार हाथ खड़े कीजिए आप, नहीं है बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, इन दोनों पर जवाब दीजिए। पहले महिला वर्ग पूछ रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं आपकी सरकार में, सोनीपत में। हमारी बड़ी बहन ने जो अभी बोला, मंगलसूत्र उतारने की बात करी इन्होंने, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात जो है, मेरी बहन यहां पर बैठी हैं और बिल्कुल स्ट्रेट अवे सी बात है। 2014 से पहले सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भरे मंच से यह कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या कह रहे हैं मनमोहन सिंह? ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, इस चीज ये नकार रहे हैं, ये कल तक वो लोग पॉइंट रखे ना, पॉइंट रखेंगे, मैं उनके पास बहुत कम गया। देखिए नरेंद्र मोदी जी की भी बात, पहले उनकी बात बताइए, उन्होंने बड़ा पॉइंट रखा है जो उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार। मनमोहन सिंह का जो वीडियो, ठीक, आप सीधा, मैं स्ट्रेट अवे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मेरे देश का प्रधानमंत्री। राम मंदिर की भी बात करेंगे, धारा 370 की बात करेंगे इसके बाद, मुझे पता है। ये देखिए क्या है कि सब बीजेपी का प्रवक्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, झूठ बोलने में माहिर है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा का सारा अडानी। वो कहते हैं कि जमीन किसने बेची, फिर वो आरोप लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि जमीनें भी बेची गई थी पहले और किसानों की औने पौने दामों पर, ये आरोप है, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ। सही बात है, ये सही है, लेकिन कह रहे सही बात है। वो SEZ बनाने के लिए दी गई थी, बेची नहीं गई थी। आज जो उद्योग लगे हुए हैं, आज जो एजुकेशन सिटी जो बनी हुई है, आज जितनी भी जो चीजें बनी हुई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में बनी। ये एजुकेशन सिटी नंबर 1 कैसे बनी, यहाँ का विश्वविद्यालय, यहाँ का खानपुर विश्वविद्यालय कैसे बना, ये सारी की सारी जमीन एक्वायर करके ही तो बनाई गई ना। जेजेपी क्या कहेगी इस पर? सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, नंबर 1 था 2014 तक, उसके बाद कहां था? देखो, एक सांपनाथ नागनाथ जो मैंने कहा, मैं पकड़ लेता, सुनिए, एक तो किसान की मंडी खाता है और एक किसान की जमीन खाता है। कांग्रेस की सरकार में 70,000 कोड़ियों पर लूटकर जमीन और वो बिल्डरों को दे दी। और ये भाई कह रहे थे जेल में जाने का, चौधरी देवीलाल के समय से, चौधरी देवीलाल आजादी की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल में गए और आंदोलन चलाते हुए जेल में गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इमरजेंसी के समय जेल में गए। और एक मिनट, किस आरोप में गए थे ओपी चौटाला साहब, ये बता दीजिए किस आरोप में गए थे? आरोप क्या थे? मैं तो आरोप कह रहा हूँ। ओपी चौटाला साहब किस आरोप में, या अजय चौटाला साहब किस आरोप में जेल की सजा काट कर आए, ये बताइए। 3208 घरों में रोजगार देने के लिए जेल में गए थे। 3208 घरों में कोई जमीन, यही बात है। आप तो कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं, इनसे पूछिए चौधरी बंसीलाल कैसे जेल में गए थे और अब जो इनके नेताओं पर केस चल रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी जमीन लूट के खाई? दलाली के। मलिक साहब, इसकी जिम्मेदारी मुझे रखनी दीजिए, इसकी जिम्मेदारी हमें, कुछ तो रोजगार हमारे लिए छोड़ दीजिए। हाँ बताइए। वो दिन दूर नहीं, मैं जेजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल में शराब घोटाला, रस्ती घोटाला और आपका जितना भी धान घोटाला, वो दिन दूर नहीं जब ये भी जेल के। आप भी इस पर जवाब दीजिए, गठबंधन में सरकार है, वो उस तरह के सवाल उठाने की घोटाले में सरकार। देखो, इन्होंने कोरोना काल की बात करी, मैं यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, अपनी आत्मा पे और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जिस प्रकार का माहौल था, जिस प्रकार का पेंडेमिक हमारे देश में, हमारे विश्व में आया था, क्या अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, इतने लोग बच पाते? क्या आप वैक्सीन बना पाते? क्या आप अपने इतने लोगों को सुविधाएं दे पाते फ्री ऑफ कॉस्ट? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस, ट्रोमा सेंटर बनना था, यहाँ पर ट्रोमा सेंटर बनना था, बन गया। ट्रोमा सेंटर पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, कब से पाइपलाइन में पास हो चुका है? पाइप ही नहीं दिखाई दे रही, कौन सी पाइप है वो, कौन सी लाइन है? पाइप भी आएगी और लाइन भी बनेगी। कब आएगी? 2047 तक। 2047 में तो विकसित राष्ट्र की ओर जा रहे हैं हम। तो मैं कह रहा हूं,
हम लोग यहाँ पर लाइन कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कौशिक साहब बड़ा स्ट्रेट अवे आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लोग करते आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट अवे लोग विकास चाहते हैं। मैंने जो पहले बात रखी, मैं उस बात पे फिर भी कायम हूं, क्योंकि मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर के बोल रहा है कि पूर्व के प्रधानमंत्री जो है वो आकर के बोलते थे इस देश के संसाधनों पर जो है सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या यहाँ पर और तरह की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी जो बात कर रही है, बीजेपी से अगर हम पूछेंगे कि ये इन्होंने नारा दिया था रेल कोच रैपिड रेल सोनीपत के अंदर आएगी, कोई रैपिड रेल नहीं आई। आज भी अगर सोनीपत के अंदर देखें हम, जाम की स्थिति है। आज आप अखबार पढ़ोगे तो इनके थानों के अंदर से भी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, इनकी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। अगर हम हरियाणा में बात करें युवाओं की, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। आज कितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आज ये केवल धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर हमें लड़ाने का काम करते हैं। अगर हरियाणा का विकास किया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, जो कि एमपी का। सत्ता में क्यों नहीं लाए उनको? यहाँ के लोग सत्ता में क्यों नहीं लाए? विपक्ष में अच्छे खासे विधायक आ गए, तो उसके बाद मैं तो बहुत कम देखता हूं कि और घट गए। एक ही विधायक रह गया उसके बाद, तो अभय चौटाला साहब बस। तब क्या हुआ? कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी। कौन गद्दार है? वो बीजेपी के हाथों बिक गए। कौन? अब जनता के साथ बताइए ना, कौन गद्दार? वो जो गांव में नहीं जा सकते। आज जिनके नेता अगर पार्टी की झंडी लगाते हैं। हम तो सरकार खोज के लाए थे, बीजेपी की सरकार आज भी है, सारे में हिम्मत हो। तो फिर आप छोड़ दी? खोज के लाए थे, छोड़ दी? अरे टाइम हो गया, हमने अच्छी बात, टाइम हो गया, इलेक्शन का टाइम हो गया था। और इलेक्शन थोड़ा गठबंधन में लड़ना था, इलेक्शन तो अलग लड़ना है। यही तो भ्रम फैला रहे हैं सभी। यही तो हम अपना इलेक्शन के साथ थोड़ा लड़ेंगे। नहीं, आप नहीं, एक भ्रम में फैला रखा है कि बीजेपी में चलेंगे। इनके 50 MLA थे, इनसे हमारे युवा नेता इतने काबिल हैं जो जन विरोधी लोगों से भी सरकार छीन। सुनिए एक मिनट में काम बताऊंगा उनके। जो 12 महकमे थे, एक महकमे का काम देखिए। उद्योग महकमा था तो मारुति की फैक्ट्री लाके दिखाई। सड़कों का महकमा था, 25,000 किलोमीटर हरियाणा में सड़कें बना के दिखाई। सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काम था। ये जो भाषण था बहुत अच्छा था, रैली थी सर, ये मंच खबरें अभी तक का है, खुलकर हम सबसे बात कर रहे हैं। और दुष्यंत जी ने तो काम पे बिना सरकार किस बात का टाइम हो गया था? किस बात का टाइम? क्या इलेक्शन का टाइम हो गया था? पहले फिक्सिंग थी मैच, पहले इलेक्शन। जब इन्होंने आपने सत्ता को छीना, उसके बाद छोड़ क्यों दिया? क्या सीट नहीं मिली इसलिए छोड़ दिया? सीट नहीं मिली इसलिए? सब सीटों पे लड़ना था हमने। चुनावी गठबंधन नहीं है हमारा, तो एकमात्र लक्ष्य है किसान मेरे की आवाज। बोलिए। देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। कल परसों देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया है कि ओबीसी, एससी और एसटी हम ये आरक्षण रद्द करेंगे। क्या ये एससी विरोधी है? किसने बोला? ये अमित शाह जी ने बयान दिया है। ऐसा बयान है? नहीं, मुझे तो नहीं सुना। ओबीसी का, एससी का और एसटी। आप सर्च मारिए, मैं लाइव दिखाऊंगा। कल सर्च कीजिए, दावे के साथ कह सकता हूं, अमित शाह सर्च कीजिए, मैं भी दिखाऊंगा। है उसकी एवज में अब आरएसएस ने 121 जनसभाएं करके उसका खंडन करने की कोशिश करी है। लेकिन ये एससी विरोधी ये है, किसान विरोधी ये है जी। महिलाओं को सड़क के ऊपर घसीटने वालों को ये टिकट देने का काम करते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वालों को ये टिकट देने का काम करते हैं। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न अवस्था में एक फौजी की पत्नी को घुमाया जाता है। ये बात सोनीपत की बात करते हैं, सोनीपत की बात करते हैं। तो मैं एक चाहता हूं, ये आप ये दिखाइए, ये एक आरटीआई के द्वारा लिया हुआ डाटा है। एक तेजपाल जी के नाम के व्यक्ति ने यह आरटीआई डाटा मांगा कि हरियाणा के अंदर जो स्कूल है, 684 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर सरकार ने बंद करने का काम किया है। यह इनकी असलियत है कि शिक्षित नहीं बनना चाहिए बच्चा, इनके दरी और डंडे लगाने के लिए बच्चा चाहिए इनको शिक्षित बनने। इस पर एक जवाब। ऐसा है, इनके जो नेता हैं जब दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में जाकर के बोलते हैं कि हमने विद्यालय बहुत अच्छे बनाए, हमने चिकित्सा बहुत अच्छी दी, और वही मॉडल सबसे बेस्ट है। वही हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल्स लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं जहां पर कभी हमारी सरकार हुआ करती है। क्या बात करते हैं ये लोग? हिमाचल में कोई बात नहीं। दूसरी बात, जब 100 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए गुजरात बुलाया था, तो मैंने लिया ट्रंप उनकी पत्नी। ये जेजेपी वाले पहले कहते हम 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, लेकिन इन्होंने तो दी नहीं। लेकिन कांग्रेस के राज आते ही 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, हर गरीब को 100 गज का मकान और 2 कमरे का मकान बना के उसमें दिया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इनकी तरह जेजेपी वालों की तरह झूठ नहीं बोलती। ठीक है, जेजेपी से सवाल सीधा डाल दिया गया। देखिए, हमने 5100
बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था, पूर्ण सरकार आती, लेकिन बिना सरकार बहुमत होते हुए भी देश में सबसे ज्यादा पेंशन 3000 मिल रही है, तो हरियाणा में वो तो उनका दुष्यंत अरे क्या सा सीएम मरते हैं जब करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर पेंशन दी थी तो उसके चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, और 7500 रुपए भी करने का काम करेंगे तो चौधरी देवीलाल जी करेंगे, और हमारी सरकार आते ही हर घर में रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। पब्लिक डिमांड पर जाना ही पड़ेगा, पब्लिक डिमांड पर। पीछे से जी बताइए सवाल। भाई साहब, दोनों जमा झूठी पार्टी है, जेजेपी जमा झूठी है, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। इनकी हिम्मत सुनो, पहला गोद में बैठे थे, जेजेपी वाले काटते जमुना पार, फिर बैठ गए इकट्ठे यार, खा पी का माल, एक नून निकट गया, एक नून निकट गया। ये एक इनकी रणनीति है, और ये इतना भ्रष्टाचार है। अली बाबा 40 चोर, मोदी जिसने चोर कहा था सारे तो बीजेपी में ले लिए, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कराया है। चुनाव करप्शन का मुद्दा बड़ा, चोर, चुनावी चोर है ये। इन्होंने कौन सी वॉशिंग मशीन बना रखी है जो भ्रष्टाचारी हो, ये बीजेपी में पटका पहनाते ही उसको बना, ये तो बहुत बड़ा साफ सुथरा आदमी हो गया, इसको टिकट भी दे देते हैं। उधर उधर बताइए, थोड़ा गई। मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि सैनी साहब को आपने इंडिया गठबंधन में लेके आए, तो ये क्या हुड्डा और सैनी यार यार है, और कितने लोग मरवाओगे, ये सवाल है आपसे। जी जी, और किसी से आरक्षण याद है सैनी साहब ने कैसे जट्टों के विरोध उठ के कैसे वो किया था, और आज उसी के साथ हुड्डा साहब गए हुए हैं गठबंधन में, हैं? तो उन्होंने क्या कांग्रेस भाई जेल की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जेल में गया होता, बता दो वाजपेयी, अडवाणी, मुखर्जी, एक भी नेता है बीजेपी का। पूछ लूंगा क्या मुद्दे हैं आपके? कोई मुद्दा नहीं सर, कोई भी सरकार आए, अगर मोदी आए वो जीतेंगे, वो हमारे लिए कुछ कर देंगे या कांग्रेस कर देगी? करता कोई नहीं है, कहते सभी बड़े बड़े वादे सब करते हैं, लेकिन कामयाबी कोई नहीं दिलाता। अब देख रहे हैं सर, मायूस भी है लोग, उम्मीद भी नहीं रह गई है। ये आज की राजनीति है क्या? मैं बहुत दुखी होता हूं जब ऐसे जवाब आते हैं। हालांकि वोट देने जाएंगे वो, लेकिन उम्मीद की किरण तो जगी रहनी चाहिए। बताइए। मेरा कांग्रेस से सवाल है, 10 साल पहले हुड्डा मुख्यमंत्री रह गया, जब कहता था मेरी 2 आंखें हैं, एक सोनीपत एक रोहतक, उसने एक रोहतक दिखाई दी, सोनीपत दिखाई नहीं दी। तो ये बताओ मेरे को आप, वो कहां गई सोनीपत और रोहतक उसके हुड्डा की? जब यो नेता है ना कांग्रेस का था भाई, यो अपना भूपेंद्र भाई, इस्तेबूत हो या बात। ठीक है, अदला बदली अल्टा पलटी चलता रहता है। इधर इधर इधर, मैं युवा के पास जाऊंगा, उसके पास आऊंगा। बता, आप पीछे पीछे। हरियाणा सरकार में इतने काम हुए हैं, पहले आप क्या मुद्दे हैं सोनीपत के? मैं तो भाई सब ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, चाहे जितनी कोई भी सरकार बने, कि मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य की, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। राइट टू एजुकेशन की बात तो बहुत होगी पहले, लेकिन बात अब राइट टू हेल्थ की होनी चाहिए। आयुष्मान की बात होती है, लेकिन आपकी सरकार से सवाल होता है कि आप राइट टू हेल्थ दे दीजिए, सबके लिए समान सुविधा, सबके लिए समान व्यवस्था, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, इसमें भी क्या दिक्कत? आपके पास बहुत बड़ा बजट है, केंद्र में सरकार। देखिए, आपने खुद ही आयुष्मान की बात करी, यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, मैं प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न करना चाहता हूँ, वो किसी भी राजनीतिक दल से है, क्या इससे पहले किसी नेता ने, किसी राष्ट्र नेता ने इस प्रकार की कल्पना करी कि मैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दूंगा? वो कह रहे हमने करी, आम आदमी पार्टी पॉइंट उठा रही। ये तो मुद्दाहीन है, इनको तो छोड़ो आप, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं इलाज कितना एक है, एक जो इलाज करा जाते बजा देते। नंबर 1, बुरा मत मानना भाई आप, मैं जो बात कहूँगा सच्ची कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हुड्डा ने जो आटा को आरक्षण दिया, वो पेटे पेटे अंडे, और सैनी ने हमारे ब्राह्मण समाज की और जाटा की हमारी वह बेइज्जती करी, उसने हुड्डा ले अंडा। दूसरी बात, आज ये किस मुंह से लोग जनता के पास जाते हैं, बीजेपी वाले किस मुंह से जनता के पास सुन लेना भाई बकवास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दों की बात बोलिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो बात है बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो झूठ करा। 6000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करें, 6000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करें, और पंडित जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका
अगर कोई पंडित चेहरा आया है, निस्वार्थ भाव से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी आया है, आप क्यों जाति की बात कर रहे मैं नहीं कर रहा हैं? हूं। आप क्यों जाति की बात कर रहे हैं? आप सीधा बताइए ना, कांग्रेस का कैंडिडेट चुनावी मैदान में जाति बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस क्या जाति से वोट मिलते हैं क्या? मुझे तो ये जानना आज, क्या जाति से वोट मिलते हैं? छत्तीस बिरादरी का विकास, जाति से वोट मिलते हैं सर? छत्तीस बिरादरी का विकास, आप क्यों कह रहे हो ब्राह्मण चेहरा है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सभी समाज का वो किया। लेकिन मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं, 6000 करोड़ के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, वो चंदा किस रूप में लिया गया? चाहे वो शराब घोटाले के थे या किसी भी घोटाले से थे, 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद एक सवाल और, एक जल्दी सवाल जल्दी बताइए। घोटाले इनसे पूछ लो ना, कांग्रेस वालों ने और इनके नेता जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो जेल में पड़े हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये किसान, लड़ाई मत कीजिएगा, बस ये सवाल सबसे करूंगा, लड़ाई मत कीजिएगा, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। ये किसानों का आतंकवादी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे और ये आंदोलनजीवी कहते थे। एक बार इस मंच के माध्यम से आप कहो, क्या ये वो आतंकवादी थे? क्या वो आंदोलनजीवी थे? क्या वो बीजेपी से थे? बीजेपी क्या कांग्रेस पार्टी एक हिंदू धर्म में इतनी जात पात पैदा कर रही है या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म में ये जात पात का मुद्दा पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया कि जाट हम जाट, ये कहते हैं कि इनने बहुत अच्छे काम करे कांग्रेस ने। 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम, इनने काम के करे स्कैम के अलावा। अरे बात है सर, रॉबर्ट वाड्रा 3 लाख की इनकम वाला किसान है। भाई साहब, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 70 साल में 370 क्यों नहीं हटी? राम मंदिर क्यों नहीं बना हमारा? आ गया मुद्दा, ये बोलिए, ये बीजेपी आ गया मुद्दा आ गया। एक मिनट, ये बीजेपी, अरे रुक जाओ, ये बीजेपी वाले इनके पास कोई, देखिए भाई साहब, देखिए आपको एक बात बता दूं, सुनेंगे, पूरा हरियाणा देश देख रहा है। नारेबाजी नेता की करने से क्या फायदा? मैं जवाब ले रहा हूं ना। अगर मैं अक्सर कहता हूं, नारेबाजी से अगर गरीबों का भला होता है, हम सबका भला होता है, मैं भी नारेबाजी करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी नहीं। हम सब आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। अरे भाई साहब, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, दोबारा भी आऊंगा मैं, कोई बात नहीं। करप्शन का मुद्दा पहले बताइए। आपके नेता की बात कह रहे हैं, वो साहब कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आंदोलनजीवी कौन था? आपका बीजेपी से सवाल था, जवाब लूंगा। आप बताइए, आपके नेता कहां पे, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां पे, ये बताइए, वो जवाब जानना चाहते। देखिए, जनता एक बात कहती है, 3 चीजों पे कभी भरोसा मत करना, मोदी की जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर और भक्तों के ज्ञान पर। इनके सवाल भी ऐसे ही होते हैं। अब ये देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां पर इस समय हैं, उनकी हालत कैसी है, वो ठीक है कि नहीं है, कहां पर है, ये तो बता दीजिए। आप बताइए, मैं आपसे सवाल तो आपसे पूछ रहा हूं, शराब घोटाला है, किस मुद्दे पे और किस आरोप में वो कहां पर है? शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के अंदर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि घोटाला है क्या? 500 करोड़ से शुरू होकर के 100 करोड़ पे आ चुके। घोटाला कहां से साबित? मनी ट्रेल, 10,000 रुपए ढूंढ नहीं पाए, जबरदस्ती भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी जेल में गए थे। ठीक है, जिस प्रकार से रावण को पता था उसका अंत राम जी के हाथों निश्चित है, जिस प्रकार से कंस को पता था कि उसका अंत श्री कृष्ण के हाथों निश्चित है, उसी प्रकार मोदी को पता है, अरविंद केजरीवाल। एक आंदोलनजीवी वाली बात हो रही थी, वहां से इन शब्द का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी से पूछिए, जब आंदोलन की बात होती है, सोनीपत कितना त्रस्त हुआ, लेकिन वहां बात किसानों की थी, इसलिए लोगों ने भी उनका साथ दिया था। ये लोग यहां पर जो मौजूद है, ये बात करें। आप बताइए, उस दौरान कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, अंत में बात तो माननी पड़ी। आज एमएसपी की बात हो रही है, उनके सवाल का जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा चाहते। मैं व्यक्तिगत रूप, मैं उस भाई साहब का जवाब देना चाहता हूं, जो भी आंदोलन करता थे वो अपनी मांग रहे थे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हीं से प्रश्न करना चाहता हूं, वो व्यक्ति कौन थे जब आंदोलन के रूप में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा उतार करके जो है खालिस्तान का तिरंगा फहराया गया, वो लोग कौन थे? मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। ये चलिए, हम जनता के बीच में तो नहीं जाएंगे, एक सवाल यहां से ले लेते। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आतंकवाद को किसने खत्म किया? ठीक है, एक सवाल और इनेलो की तरफ से मुद्दों की बात होगी, सोनीपत के मुद्दों की बात करते। बिल्कुल, देखिए, जब भी इनसे अगर हम रोजगार की बात करते हैं, सोनीपत के मुद्दों की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये धारा 370 और राम मंदिर की बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा अपने बीजेपी के साथियों को, राम मंदिर बना है, तो सोनीपत के मुद्दों की बात कर रहा हूं सर। आप राम मंदिर पर आ गए, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर आप कहेंगे राम मंदिर पर आ जाते हैं। मुद्दों की बात कीजिए। मैं सोनीपत के मुद्दों की बात करता हूं। ये बात करते थे कि हम
मेट्रो लेकर आएंगे। 10 साल हो गए इन्होंने मेट्रो लेकर नहीं आए। आज भी हम अगर बात करें सोनीपत से ककरोई रोड की, बदाने से खेड़ी रोड की, सारे रोड टूटे हुए हैं। जिन रोडों पर टोल है सब ऐसी बात है। देखिए, मुद्दा ये है सबसे बड़ा, किसान की, युवा की आवाज लोकसभा में पहुंचे। आज यही अभाव हो गया है, किसान की आवाज उठाने वाला लोकसभा में कोई नहीं है। किसान की आवाज को दबा रही है दोनों पार्टियां। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक मंडी खाता है, एक जमीन खाता है। इसलिए बस स्टैंड कहाँ है? वो अत्याधुनिक बस स्टैंड जिसकी राह ताक रही है जनता, वो कह रहे हैं सड़कों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। नेशनल हाईवेज तो ठीक ठाक होंगे भाई साहब, हाँ टोल वाले हाईवे ठीक है, बाकी सब गड़बड़। टोल पहली बार तो बना नहीं। 75 साल की आजादी में पहला टोल भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था क्या? क्या बात करते हैं ये लोग। और इतने अगर ये लोग ईमानदार हैं, इतना इनको समझ आता है, तो 20 साल से सत्ता से बाहर हैं ये लोग। क्या हरियाणा की जनता, सोनीपत की जनता वो समय भूल गई जब लोग जाते थे और रेडियो से केला उठाकर बोलते थे कि ताऊ पैसा देगा? वो समय जनता भूल गई क्या? शायद कमाल कर रहे हैं यार ये लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विधायक नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है। एक अबे चौटाला साहब है, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ये सोनीपत गोल्डन गेट के नाम से जाना जाना चाहिए था। जिस हिसाब से 370 की बात कर रहे हो, धारा 370 क्यों नहीं हटाई? वो कह रहे हैं सोनीपत के लोगों को इससे फर्क पड़ता है। तभी मैं सवाल पूछूंगा, पड़ता है ना? तो सवाल पूछता हूं, ठीक है। सोनीपत के लोगों को धारा 370 से भी फर्क पड़ रहा है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, 370 की ये बात कर रहे हैं, ये महंगाई की बात नहीं कर रहे, डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, ये खिलाड़ियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, ये टैनी की और सेंगर की बात नहीं कर रहे, ये कुलभूषण की बात नहीं कर रहे, ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। आज युवा ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है, युवाओं की बात नहीं कर रहे। इधर से एक सवाल और ले लेता हूं, इधर से बोलिए जल्दी। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, क्या गुजारिश है, देखिए भाईचारा खराब मत कीजिए। मैं कई बार देख चुका हूं आपस में आप लड़ते बैठते, मुद्दों की बात करने आए हम, आराम से अपनी बात रखिए। ये भाईचारा है सबका, है ना? क्या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि जिसे वो अपनी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित? जींद का तो क्षेत्र भी तो आता है ना, तो जींद से रिलेटेड है, वो जींद से संबंधित है। सतपाल जी, पिछले कुछ वहां के लोग भी कहते होंगे, युवा जो है हताश है, निराश है। देखो, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। अग्निवीर जैसी घटिया योजना ले आए हैं फौज के लिए, वो सबसे खराब है। भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंडित जी मेरे गांव के हैं, गांगोली गांव के हितों में। ठीक है, मैंने बता दिया। अग्निवीर योजना की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है। ये जो योजना लाए हैं, क्या वाकई में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है? लोग शिकायत नहीं कर रहे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही टारगेट है, लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करना। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल जी जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया तो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। आप ये देखिए, इससे पहले हाँ, क्या पॉइंट? चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए कहां से पकड़ा गया? लो जी, एक पॉइंट और रख दिया, इस पर भी कुछ कह दीजिए। कुछ नहीं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। यदि कोई होता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी। मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या कह रहे हैं? करोड़ों रुपए पकड़े गए और कह रहे मुद्दा नहीं है। एचपीएससी के चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए पकड़े गए, और जो पीछे जो लगे थे उसमें काफी सारे बाहर के लगाए गए हैं। 68 के 68 गुजरात से वो लगाए गए थे। ऐसा है, हम लोग हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, कुछ फैक्ट्री की बात आ रही है, इसके बाद पहले इस पर बात कीजिएगा, करप्शन पे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों का एक ही विजन है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिना खर्ची बिना पर्ची के रिक्शा चलाने वाले को मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? फिर चेहरा ही क्यों बदल दिया? इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी साहब को क्यों लेकर आ गए आप? पर्ची खर्ची नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन को देखते हुए क्या सोच थी, या कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था सांसद का चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और काडर बेस्ड पार्टी है। आदरणीय मनोहर लाल जी को जिस दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिया कि आप जो है सत्ता छोड़ करके जो है किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की मिसाल पेश करनी थी। एक कार्यकर्ता को अंत में बैठे हुए व्यक्ति को जो है फ्रंट में लेकर के आना, सैंपल सेट अंत्योदय की भावना से जो हम लोग काम करते हैं। जी साहब, अभी ये कह रहे थे कि मेरे गांव का है, उसकी अपने गांव की मत सूची लिया हुआ, उसका नाम दिखा दे, लिया आधार कार्ड दिखा दे उसका, बाहर का। हम तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई लड़ेंगे, भाईचारे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी जो कांग्रेस नेतृत्व ने दो बात करी है, इनका अपमान करा है, किसानों का करा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अपमान करा है, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। बताइए।
मैं योगेश जी को कहना चाहूंगा, इन्हीं की सरकार में 30 पेपर आउट हुए हैं। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार है अनूप सिंह दहिया, रिटायर्ड एसपी हैं, सिपाही से एसपी तक अपनी काबिलियत से पहुंचे, उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। दहिया खाप से किसान के बेटे हैं और अब की बार उनका नंबर भी पहला है। मैं सभी से अपील करूंगा कि चश्मे का निशान दबाकर एक अच्छे इंसान को लोकसभा में भेजने का काम करें, ताकि सोनीपत की लोकल समस्याओं को वो उठाएं, ना कि धर्म। मैं अंतिम सवाल ले रहा हूं जनता के बीच, जिसका हाथ उठेगा उसके पास, बहुत छोटे छोटे शब्दों में। ब्रह्मचारी सतपाल जी ने हमारा सोनीपत का नाम रोशन किया है। हरिद्वार में जाके भी मेयर बने हैं वो हमारे। मैं ये बात कहना चाहूंगा सोनीपत की जनता से, एक मिनट, कि सोनीपत के अंदर विधायक कांग्रेस का ही बना, बीजेपी का ही बना, अन्य भी बना, एक बार जेजेपी का बना तो धन्य हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं गुस्सा मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लूट के माल पे तो इनका रोड़ा हो गया। तो गठबंधन आसाफ अली जादू लूट के बंटवारे पे। भाई मैं आप क्या कर रहे हैं? यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई तरीका नहीं। आप अपनी बात रखिए ना, आप ऐसे करें, बोलिए। ऐसे नहीं करें, मैं इसे सहन नहीं करूँ बेटा। जब पियाला गया था कटी नाश हो जाएगा। भाई यो एक मिनट रखिए, विजय प्याला का यो हाल को काम जहां है, कोई युवा जहां काम जय श्री राम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ खासकर उड्डा के समर्थकों से, कांग्रेस वालों से, कि सबसे पहले इन्होंने जमीन बेची, खेड़ी साहब सरपंच मरवाया से खेड़ी साहब गोली गए। भाई साहब असल मुद्दों की बात, भाई साहब असल मुद्दों की बात। ये मोदी के अंगूरा बागला रहे, इतनी बराबर हरेली करे, कितने ले पीछे, इसका जवाब दो बीजेपी के उस बताइए। रैलियों पर भी सवाल उठा रहे। खैर, मैं सोनीपत के अंत में बात करना चाहूंगा। एक बात, विजन बड़ा होना चाहिए, विजन देश को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली साहब है, क्या विजन लगता है, क्यों यहाँ की जनता भरोसा करे उन पर? देखिए, मैंने जितने भी कार्यक्रमों में गया, मैंने मोहनलाल जी के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, काडर बेस पार्टी है। और मोहनलाल बड़ोली जो है वो 1988 से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पे विश्वास जता करके जो है कमल का फूल देकर के इस देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी कहती है आधे तो उम्मीदवार जो उनकी पार्टी में हो करते थे वो बना दिए, आधे जो विधायक थे उनको सांसद बनाने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बाकी कैंडिडेट, बाकी कार्यकर्ता योगेश जी नहीं थे क्या? आप भी तो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते होंगे, आप भी लड़ सकते थे। नहीं, मैंने आपको पहले कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो संगठन निर्देश देता है उस पर काम करते हैं। हमारे लिए देश पहले, संगठन बाद में, और लास्ट हम लोग। इस आपसे भी पूछ लूं मैं, आप बताइए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लेकर क्या विजन, क्या कांग्रेस पार्टी सोच रही है सोनीपत के लोगों के लिए? कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच है कि बेरोजगार को रोजगार होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, किसानों की आय दोगुनी हो। और यहाँ के सतपाल ब्रह्मचारी जाके कि जो इससे पहले यहाँ के सांसद जी रहे हैं, उन्होंने कभी भी सोनीपत की आवाज इस संसद में नहीं उठाई। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जब संसद में जाएंगे, इस सोनीपत के मुद्दों की बात करेंगे। सोनीपत के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? सोनीपत इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? हम मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते, कौन कहां से है, लेकिन वो बैठ के ये राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने तो फिर भी चेहरा लगा दिया। आप बताइए, आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे, सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन हुआ है, सभी दल बैठकर अभी प्रधानमंत्री बनेंगे 1-1 साल है या 6-6 महीने? कमल जी पूरी बात होने दीजिए। मैंने क्या कह दिया? तालियां बज गई। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं। पूरी बात होने दीजिए, बैठ करके विचार विमर्श होता है। और ये इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री आएगा, काम करने वाला आएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि चैनल के माध्यम से, पहली बार आपको देश का प्रधानमंत्री जेल जाते हुए दिखाई देगा जब हमारी इंडिया की सरकार यहाँ बनेगी। पहली बार देश का प्रधानमंत्री को एक बड़ी खबर, एक बड़ी बात, भूपेंद्र मलिक साहब एक बड़ी खबर अपनी जुबानी देंगे आप? एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन अंतिल, क्या खबर? जेजेपी से भूपेंद्र मलिक को जेजेपी की टिकट मिल जाएगी लोकसभा की। कंफर्म? आपके पास फोन कॉल आ चुका है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। फोन तो नहीं आया, आपसे ही पता लगा मेरे को तो इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चटोड़ा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब तो टक्कर सामने आ गए। और मैं भी सोच रहा हूं कि मेरा माइक बार बार भाई साहब क्यों इतना पकड़ रहे हैं? पावर तो टिकट की है, पावर टिकट की मिली। आपने अभी बताया आपने, तो किसान कमेरे की युवा की लड़ाई
मजबूती से लड़के दिखाएंगे। अंत में अब इन्होंने आपकी विजन, आपका विजन आपने बताया, अंत में आपसे बिल्कुल हमारे जो प्रत्याशी हैं अनूप दहिया जी जो सिसना गांव से हैं। अब एक तस्वीर क्लियर हो चुकी है। यहां से कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी, इधर से भाई साहब मोहनलाल बड़ोली साहब चुनाव मैदान में, इधर हमारे साथ साक्षात प्रकट हो चुके थे पहले ही। मलिक साहब अब चुनावी मैदान में है। अब आप बताइए इनेलो की बात करें। हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी हैं अनूप दहिया जी, उनका विजन साफ है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे कि जो हमारे युवा नशे की प्रति आज जा चुके हैं, युवाओं को नशे से बचाना है। दूसरा जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि सोनीपत है ना हमेशा खिलाड़ियों का भूमि रही है और हमारे यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं, तो खिलाड़ियों के भविष्य के लिए उनके लिए अच्छी नीति अनूप सिंह दहिया जी बनाएंगे। तीसरी क्राइम, किसान, युवा, बेरोजगारी, हम इन सब मुद्दों को लेकर ये जो मुद्दे अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी है, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ, युवाओं के रोजगार की बात कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है। और मैं इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो सारे मुद्दे प्रभावी तौर से शामिल किए जाएंगे। दूसरी बात, मेरे जो यहाँ पे कभी महानगर की बनाने की बात करते, सोनीपत को कभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते, शहर हमारे जो बीजेपी की सरकार के अंदर अभी तक नहीं बन पाएगी शहरी अच्छे ढंग से। और एक जुमला, इन्होंने रेल कोच फैक्ट्री का, जनता सुन रही है, किसी मुकालते में ना रहे, ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर ये सिर्फ रेल के डिब्बे बनाने का काम यहाँ पे किया जाएगा और अभी प्राइवेटाइजेशन कर। एक राजनीति की बात कर लेता हूं क्योंकि हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं सीधे, और इस चर्चा में तो हम शामिल थे। अभी जेजेपी ने अपनी लिस्ट की घोषणा कर दी है। अंबाला से डॉक्टर किरण पुनिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी को उतारा गया है, करनाल से देवेंद्र कादियान पर भरोसा जताया गया है, और सोनीपत से भूपेंद्र मलिक जो कि यहां पर मौजूद है, और साथ ही रोहतक से रविंद्र सांगवान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का, खासकर आप सबका, आपके लिए तालियां एक बार जरूर बता दीजिए क्योंकि आपने इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बात कही है। खबरें अभी तक का यह सिलसिला जारी रहेगा। सत्ता का महासंग्राम है, मुद्दे बड़े हैं और मुद्दों पर बात लगातार होती रहेगी क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की होनी चाहिए। निष्पक्ष तरीके से हम बातें रखते रहेंगे, जनता अपनी बात को रखेगी और सवाल खबरों तक पूछता रहेगा। सत्ता का महासंग्राम जारी रहेगा। चर्चा बड़ी होनी चाहिए लेकिन बात मुद्दों पर होनी चाहिए। नमस्कार।